नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। बुलेटिन की शुरुआत जरूरी खबर के साथ करेंगे। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने लालू प्रसाद यादव समेत उनके परिवार को जमानत दे दी है। इस केस में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के उप मुख्यमंत्री और उनके बेटे तेजस्वी यादव, साथ ही बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती आरोपी हैं। इस मामले में सीबीआई और ईडी की जांच जारी है। 22 सितंबर को ही दिल्ली की एक अदालत ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती के अलावा 14 आरोपियों को समन जारी किया था। इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होनी है। तो बड़ी राहत लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव को मिलती हुई नजर आई। बता दें कि जमानत लालू प्रसाद यादव को मिल गई है। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव समेत 17 आरोपी जिनको जमानत मिली है, अर्जी जमानत के लिए उन्होंने दाखिल की थी कोर्ट में, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आरोपियों ने कोर्ट में बुधवार को जमानत की अर्जी दी थी। कोर्ट ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया। साथ ही 16 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की गई है। बताया जा रहा है कि इस दिन से केस का ट्रायल भी शुरू किया जाएगा। तो फिलहाल लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत यहां मिलती हुई नजर आई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में सरकारी आवास पर छापेमारी हो रही है। बड़ा अपडेट, जहां संजय सिंह के घर के बाहर सीआरपीएफ भी तैनात है। ईडी के कई अधिकारी घर के अंदर मौजूद हैं। सुबह 7 बजे ईडी संजय सिंह के घर पहुंची थी और सुबह से ही लगातार ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी के कई अधिकारी घर के अंदर मौजूद हैं। बड़ा अपडेट, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर छापेमारी। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में सरकारी आवास पर यह छापेमारी की जा रही है। संजय सिंह के घर के बाहर सीआरपीएफ तैनात है। ईडी के कई अधिकारी घर के अंदर मौजूद हैं। बता दें कि आज सुबह 7 बजे ईडी संजय सिंह के घर पहुंची थी। आज संजय सिंह के यहां पर शराब घोटाले में ईडी की छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि संजय सिंह के कई साथी शराब घोटाले में ऑलरेडी ईडी की गिरफ्त में हैं। और कल जो सरकारी गवाह बने हैं आंध्र प्रदेश के सांसद के पुत्र, उनके बताने के बाद जितने भी लोग इस घोटाले में शामिल थे उनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। आम आदमी पार्टी की यह नीति है कि जो जितना बड़ा चोर होगा वो उतना ही ज्यादा जोर जोर से चिल्ला कर ईमानदारी की बात करेगा। शराब घोटाले के कारण दिल्ली के हजारों सैकड़ों परिवार बर्बाद हुए और इसकी बहुत भारी कीमत दिल्ली की माता और बहनों को चुकानी पड़ी है। दिल्ली के शराब माफिया का पूरा हिसाब किताब जांच एजेंसियां करेंगी। दिल्ली के इन सभी परिवारों को जिनको मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के शराब के खेल ने बर्बाद किया है, उनके साथ न्याय होकर रहेगा। इनमें से कोई भी चोर, कोई भी अपराधी और कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। दिल्ली के शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के यहां आज जांच एजेंसी ने रेड की है। इस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार सभी नेताओं, इन सबके चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। हम पहले दिन से कहते आ रहे थे कि दिल्ली की जनता को इन्होंने लूटा है और इस शराब घोटाले की आड़ में करोड़ों रुपए कमाए हैं। इस चार्जशीट में पहले से संजय सिंह का नाम था, लेकिन कल जब इस शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त दिनेश अरोड़ा और वाईएसआर के नेता राघव मंगूटा रेड्डी ने सरकारी गवाह बनने की ठानी, तो उसके बाद से ये तय है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सभी साथी जो इस शराब घोटाले में लिप्त हैं, जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा है, उन सबके चेहरे भी बेनकाब होंगे और ये सभी अपराधी जल्द ही अपने सही ठिकाने पर होंगे। जहां आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर ईडी की लगातार छापेमारी। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में सरकारी आवास पर ये छापेमारी की जा रही है। संजय सिंह के घर के बाहर सीआरपीएफ तैनात है। सुबह 7 बजे से ही लगातार ईडी छापेमारी कर रही है। ईडी के कई अधिकारी संजय सिंह के घर के अंदर मौजूद हैं। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में सरकारी आवास पर यह छापेमारी की जा रही है। संजय सिंह के घर के बाहर सीआरपीएफ भी तैनात है।
ईडी के कई अधिकारी घर के अंदर मौजूद हैं। सुबह 7 बजे संजय सिंह के घर पहुंची थी ईडी। इसी खबर पर हमारे साथ सूर्य त्रिपाठी आम आदमी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सूर्या, जिस तरह से लगातार ईडी की छापेमारी 7 बजे से ईडी के अधिकारी संजय सिंह के घर पहुंचे हैं, आपका क्या कुछ कहना है इसे लेकर? नाथ मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का विवेक मर चुका है। वह बदलने की कार्रवाई को लेकर लगातार ग्रसित है। संजय सिंह जी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले पर, अडानी के घोटाले के मामले पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर, भारतीय जनता पार्टी और चीन से लेकर फंडिंग तक पे सारे मुद्दों पर पुरजोर तरीके से सदन में आवाज उठाई है। यह उसी का खामियाजा है। उनके घर पे आज छापा मारा जा रहा है। उनके पिताजी के साथ आज इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले एक बार ईडी सीबीआई ने संजय सिंह जी का नाम लिख दिया था चार्जशीट में। जब उनको नोटिस गई तो उन्होंने माफी मांगा, कहा कि हम गलती से हमने नाम लिख। अब आप मुझे बताइए, गलती से नाम लिख दिया जाता है? लेकिन इस बार तो कोई गलती नहीं हुई है। इस बार कोई गलती नहीं हुई है। संजय जी 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 बिल्कुल, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि वीरेंद्र सचदेवा का ये कहना है कि लगातार जो है आम आदमी पार्टी वो दिल्ली की जनता को लूट रही थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिल्ली की जनता को लूट रही थी, क्या आपको पता है कि किस मामले को लेकर? जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सूर्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के सामने पेश होना है। इसके लिए ईडी ने उन्हें 5वां समन भी जारी कर रखा है। ईडी के 5वें समन के बाद भी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के एजेंसी के समक्ष पेश होने की संभावना नहीं है। ईडी ने उन्हें 4 अक्टूबर को उपस्थित होने को कहा है, लेकिन इस दिन उन्हें पलामू में एक कार्यक्रम में शिरकत करनी है। दरअसल एजेंसी सीएम से जमीन घोटाले और उनकी संपत्ति के बारे में पूछताछ करना चाहती है। इसके खिलाफ उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है, जिस पर अब तक सुनवाई नहीं हुई है। सोरेन ने ईडी के पिछले 4 समन पर लिखित जवाब भेजा था। उन्होंने अदालत में उनकी याचिका पर सुनवाई होने तक ईडी से समन स्थगित रखने को कहा था। हाईकोर्ट में दायर याचिका में सोरेन ने ईडी की शक्तियों को चुनौती देते हुए उसकी ओर से की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह भी किया है। इसके पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर किया था, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली थी। 5वां समन हेमंत सोरेन के खिलाफ भेजा जा चुका है, लेकिन हेमंत सोरेन ने एक भी बार कोर्ट में हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए हैं। तो वहीं जयपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार मोर्चे के हर एक कार्यकर्ता संकल्पित भाव से पार्टी के अनुशासन में रहकर बीजेपी राज के लिए कठोर परिश्रम करने को तैयार है। इस बैठक में आगामी 15 अक्टूबर को मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 92वीं जन्म जयंती पर प्रदेश स्तरीय मुख्य कार्यक्रम कोटा शहर में आयोजित किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा और भव्य तैयारियों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हमारे प्रदेश के जो महामंत्री हैं मोतीलाल मीणा जी रहे और हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में रहे, कमांडो साहब, एम सादिक साहब, फिरोज खान साहब और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एच खान साहब। और आगे की जो चुनाव हैं उन चुनाव की दृष्टि से आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की, उस पर भी विचार विमर्श किया गया। जो हमारी कार्य योजना है, आगामी 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जयंती का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा, उसकी रूपरेखा के बारे में भी चर्चा की गई और चुनाव में अल्पसंख्यक मोर्चा की भागीदारी किस तरह रहे उसको लेकर भी आज हमारे प्रदेश पदाधिकारी बैठक में बड़ी भूमिका रहेगी। उसके लिए हमने रणनीति तय की है कि जो अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे।
राजस्थान के जयपुर में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। बता दें कि साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश पार्टी की ओर से दिए गए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक हुई, इसमें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और आगामी चुनावों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। तो राजस्थान के जयपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक देखने को मिली, जिसमें आगामी चुनावों को लेकर चर्चा हुई और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को चुनावों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जातीय गणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। लालू प्रसाद यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार में हम लोगों ने जातीय गणना कराई है, ये पूरे देश में होनी चाहिए। इससे पूरे देश के गरीबों और दलितों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सबको वाजिब हक मिलेगा। एक सवाल के जवाब में लालू यादव ने स्पष्ट कहा कि जैसी संख्या आई है उस अनुपात में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। सबको लाभ होगा और सबको वाजिब हक मिलेगा। अभी तक हक नहीं मिलता था जाति जनगणना सब हम लोगों ने कर दिया है और उसको करना है। तो वहीं राजस्थान बीजेपी कार्यालय में सुजानगढ़ विधानसभा सीट से आए करीब 200 कार्यकर्ताओं ने टिकट की दावेदारी पेश करने वाले अशोक मेघवाल का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कुछ दिन पहले ही आए हैं और आज बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। हम उनका विरोध कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट देती है तो हम इसका पूरा विरोध करेंगे। बीजेपी लोग जिसका विरोध कर रहे हैं, क्या नाम है उन प्रत्याशी का और क्या उनकी पृष्ठभूमि रही है कांग्रेस या बीजेपी के अंदर में? हमारे सुजानगढ़ में दिवंगत मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल नेता हुआ करते थे, कांग्रेस के बड़े नेता, और उन्होंने संतोष जी मेघवाल को कांग्रेस से प्रधान बनाया विधासर पंचायत समिति से। उसके बाद में वो मास्टर भंवरलाल जी के सामने चुनाव लड़े निर्दलीय, और उसके बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनके साथ ईमानदारी से काम किया, तन मन धन से उनका साथ दिया और उन्हें वापस भारतीय जनता पार्टी से प्रधान बनाया। लेकिन अब जिन लोगों ने उन्हें प्रधान बनाया वो लोग ये कहते हैं कि आप भाजपा में भी आकर प्रधान बन गए, तो अब आप भाजपा के किसी व्यक्ति को विधायक बनाने में मदद करें। अच्छा, क्योंकि आप लोग इतनी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आए हैं, तो क्या लगता है कि अगर बीजेपी उनको अगर टिकट दे देती है तो वहाँ पे आप लोगों का रुख क्या रहेगा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के प्रति? हमारा तो सबसे पहली बात तो कि अगर ऐसा फैसला अगर पार्टी लेती है तो निश्चित ही कहीं न कहीं पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। न केवल सुजानगढ़ सीट पे वरन चूरू जिले की सभी 6 की 6 सीट पे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रदेश के नेतृत्व को हमने अवगत करवा दिया है, केंद्र के नेतृत्व को भी हम अवगत करवा रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ न्याय होगा, उनकी बात मानी जाएगी, और अभी हमारी बात सबसे चल रही है। अच्छा, क्योंकि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का भी जयपुर दौरा है, तो क्या लगता है कि आप अपनी बात जो आप लोगों ने इस्तीफा दिया है वो बात उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे आप? बिल्कुल, हमने जेपी नड्डा जी के जो प्रतिनिधि के तौर पर प्रहलाद जी जोशी हैं, जो केंद्रीय मंत्री, उनको हमने हमारी बात रख दी। जो प्रदेश के महामंत्री, संगठन महामंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उनको हमने हमारी बात रख दी। केंद्र के मंत्री हैं अर्जुन राम जी मेघवाल, जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, उन तक हमने हमारी बात रख दी, और तमाम प्रदेश के और केंद्र के नेताओं तक हमने हमारी बात पहुंचा दी है। हमारी मांग सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के मूल व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए, मूल व्यक्ति के उस पर विश्वास किया जाए और कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय ना हो। ठीक है, क्योंकि चुनावी साल है, आने वाली 2 महीने में चुनाव होने हैं, और क्योंकि विरोध और जो है समर्थन की बात अगर करते हैं तो उसके अंदर में कई कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के लोगों से नाराज होते हैं और कई कार्यकर्ता अपनी पार्टी के समर्थन करते हैं। क्योंकि अगर किसी भी पार्टी की अगर बात की जाए तो कार्यकर्ता ही उस पार्टी की नींव होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, जो लगातार अपने प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करती है। लेकिन फिर भी अब इन्होंने 200 लोगों ने जो इस्तीफे की बात की है, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सुजानगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की विजय होती है, हार होती है। मनोज शर्मा, AMB नेटवर्क।
उत्तरी सिक्किम में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ लोहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। घाटी में कुछ सैन्य प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं। इस दौरान सेना के 23 जवान लापता हैं। उनके पानी के बहाव में बहने की आशंका है। वहीं कई लोगों के घर और वाहन कीचड़ में डूब गए हैं। सेना के जवानों की तलाश शुरू कर दी गई है। भारी बारिश और बाढ़ से सिक्किम के ज्यादातर जिलों में तबाही मची हुई है। सड़कें, बांध, पुल सभी को भारी नुकसान पहुंचा है। त्रिपुरा में कल रात से लगातार भारी बारिश हो रही है। तीस्ता नदी का जलस्तर एक रात में खतरनाक स्तर पर पहुंचने से हड़कंप मचा हुआ है। रक्षा पीआरओ ने बताया कि चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से नीचे की ओर से 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक जलस्तर अचानक बढ़ गया। इसके वजह से सिंगतम के पास बारदांग में खड़े सेना के वाहन प्रभावित हो रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने रिस्पना पुल के पास लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने काम को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बता दें कि पिछले काफी समय से रिस्पना पुल के पास काम बहुत धीमी गति से हो रहा है और इसकी वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जल्द से जल्द कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। आरा घर से और ये हमारा जो काम है और रिस्पना पुल तक ये लगभग 1600 मीटर का था, जो 9 करोड़ 76 लाख रुपए का था, जिसमें आप देखिए कि ये नाली का काम, साथ में इसमें सड़क का काम, टाइल्स का काम ये होना था। और ये काम मेरे हिसाब से जो मुझे बताया गया कि जून 2023 तक कंप्लीट होना था। अभी हम इसमें एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां आबकारी नीति 2023 और 24 के मुताबिक विभाग ने घर में बियर बार का पहला लाइसेंस जारी कर दिया है। ये लाइसेंस देहरादून के एक व्यक्ति को दिया गया है। धामी कैबिनेट ने मार्च 2023 में इस आबकारी पॉलिसी को मंजूर किया था। नीति के तहत घर में बियर बार की अनुमति दी गई थी। व्यक्तिगत बियर बार के लिए शर्त रखी गई थी कि व्यक्ति पिछले 5 सालों से आयकर रिटर्न दाखिल कर रहा हो और लाइसेंस के लिए हर साल 12,000 की फीस देने का उसमें प्रावधान रखा गया। इसके तहत 8 महीने के बाद पहला लाइसेंस जारी हुआ है। इस पॉलिसी के अनुसार व्यक्ति भारतीय विदेशी निर्मित शराब 9 लीटर, ओवरसीज मदिरा 18 लीटर, वाइन 9 लीटर और बियर करीब 15 लीटर इस बार में लाइसेंस के तहत रख सकता है। जानकारी जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान ने दी है। क्या कुछ है? देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा जो 19 वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी नीति घोषित की गई है, उसमें आपके पर्सनल कंजम्पशन के लिए घरों में भी जो बार की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। इसमें नियम ये है कि जो भी व्यक्ति ये लाइसेंस लेना चाहता है उसको अपने पिछले 5 सालों का इनकम टैक्स रिटर्न प्रस्तुत करना होगा। वो रिटर्न प्रस्तुत करने के बाद कुछ फॉर्मेलिटीज़ और हैं, उनको पूरा करने के बाद एक लाइसेंस जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी किया जाएगा, जिसमें 12,000 रुपये साल की फीस है और फिर एक निश्चित मात्रा शराब की वो अपने घर में व्यक्तिगत उपयोग की। उत्तराखंड का मत्स्य विभाग इन दिनों काफी चर्चाओं में है। ये चर्चा विभाग में पुनर्गठन को लेकर हो रही है। मत्स्य विभाग में दोबारा पुनर्गठन के फैसले पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि जब पहले ही पुनर्गठन के बाद डीसी की जा चुकी है तो फिर विभाग में दोबारा इस प्रक्रिया को चलाने का क्या मतलब है। इस मामले को लेकर कर्मचारी संगठन ने विभागीय मंत्री से मिलकर कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने की मांग रखी है। ये पूरा विवाद सहायक निदेशक के पद को लेकर है। पहले हो चुके पुनर्गठन से पहले सहायक निदेशक
के 7 पद मौजूद थे। पुनर्गठन के बाद सहायक निदेशक के कुल 25 पद कर दिए गए थे, लेकिन कर्मचारी संगठन के नेताओं ने आशंका जताई है कि दोबारा पुनर्गठन होता है तो अब इन्हें घटाकर महज 15 कर दिया जाएगा। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि कोई भी विभाग जो भी काम करता है वो विभाग का ढांचा देखकर करता है। हमारे पास जो प्रपोजल आया है वो 13 जिलों में 15 एडी का आया है, जिसको स्वीकृति दे दी गई है। उम्मीद यही है कि सभी लोग विभाग में मिलकर काम करेंगे। देखिए, नाराज़गी नहीं है। देखिए, विभाग जो भी काम करता है वो विभाग का ढांचा देखते हुए करता है, विभाग में कैसे काम होना चाहिए उसको देखते हुए करता है। जो हमारे पास प्रपोजल आया है वो 15 उसका आया हुआ है, जो एडीज़ बनाने हैं। हमारे पास 13 ज़िले हैं और 15 एडी के लिए प्रस्ताव आया था, जिसको मैंने स्वीकृति दी है। और उम्मीद यही है कि सब इसको मिल के काम करेंगे विभाग में। इस विभाग में किसी का हम अहित नहीं चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि जितनी भी फोर्स है उसका सही इस्तेमाल हो, जितने लोग हैं उसका अच्छा इस्तेमाल हो, हर जिले को एक ईडी मिल जाए। हमारे पास कुछ हमारे शासन में कुछ ज़रूरत। उत्तराखंड के हरिद्वार में डिजिटल पूजा अर्चना के लिए मोबाइल ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनी श्री मंदिर एक बड़े कॉन्क्लेव का आयोजन करने जा रही है। 5 अक्टूबर को हरिद्वार के निजी होटल में इंटरनेशनल डिजिटल मंदिर कनेक्ट के नाम से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें उत्तराखंड के कई नेताओं समेत बड़े साधु संत शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के आयोजकों ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी है कि मोबाइल ऐप के जरिए बड़ी संख्या में लोग मंदिरों के न सिर्फ दर्शन कर रहे हैं बल्कि अपने धार्मिक अनुष्ठान भी करवा रहे हैं। 5 अक्टूबर को होने वाले कॉन्क्लेव में उत्तराखंड सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट मानस खंड मंदिर को ऐप पर डिजिटल रिलीज किया जाएगा। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में कंपनी श्री मंदिर कॉन्क्लेव का आयोजन करवाएगी। कई नेताओं समेत बड़े साधु संत इस कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी गई है।